नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ा देश में बड़ी राजनीतिक रूप से हलचल है। यूपी में कुछ हो रहा है कि योगी जी जाएंगे आएंगे, 22 तारीख से पार्लियामेंट शुरू है। महाराष्ट्र में अलग बवाल मचा हुआ है, हर जगह कुछ है। लेकिन मेरे हिसाब से जो लोग, बहुत लोग इसको कह रहे हैं ना कि बीजेपी की उल्टी गिनती या बीजेपी का वो, उसका डिसाइसिव, ये जो 2040 में बीजेपी आ गई, मैंडेट नहीं मिल पाया, पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। अब इसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हैं, इनफैक्ट उससे पहले उपचुनाव हुए, उससे कुछ हम लोग ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेंगे। फिर विधानसभा के चुनाव है, उससे कुछ पता लगेगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको पहले बता दूं कौन कौन से विधानसभा के चुनाव हैं। जम्मू कश्मीर अभी होगा सितंबर से पहले, फिर अक्टूबर महीने में हरियाणा और महाराष्ट्र होगा, दिसंबर महीने में झारखंड होगा, अगले मार्च अप्रैल में दिल्ली होगा और फिर अक्टूबर 2025 में बिहार होगा। ये 5-6 चुनाव आपके ऑलरेडी लाइन अप हैं। जो बाई इलेक्शंस थे उसके पहली किस्त के बाई इलेक्शंस हुए, 13 जगह बाई इलेक्शन हुए, 11 जगह बीजेपी लड़ी और 11 में से 9 जगह हारी, 2 जगह जीती। तो बीजेपी का इस समय स्थिति ठीक नहीं है और अभी भी उस 13 में से 10 जगह इंडिया गठबंधन जीता, 1 जगह इंडिपेंडेंट जीता, 2 जगह बीजेपी जीती। मोमेंटम इस समय इंडिया गठबंधन के पास है। तो अब तो एक तो देखने वाला ये होगा कि मोमेंटम कब तक कायम रख सकते हैं। ये कहीं मोमेंटम वापस मुड़ता है, मोमेंटम रुकता है, धीरे होता है, क्योंकि अगले 10 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं। वहाँ पे भी देखने वाली बात होगी कि ये मोमेंटम जारी रहता है, नहीं जारी रहता है। जम्मू कश्मीर के चुनाव से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि देश की राजनीति पे कोई मतलब वोटर्स मूड पे या कहीं पे कोई ऐसा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मोर और लेस ये सबको पता है और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आज नहीं तो कल जब भी चुनाव होंगे, तो जैसे बीजेपी की हिम्मत नहीं थी कश्मीर वैली में जाके चुनाव लड़ने की, लोकसभा इस बार नहीं लड़ी, तो बीजेपी का कोई वहाँ कोई ऐसा बहुत नहीं हो रहा है कि बीजेपी वहाँ सरकार बनाने जा रही है। वहाँ के मोर और लेस रिजल्ट पता है। अब बात आती है हरियाणा की। हरियाणा में आज की तारीख में टेक्निकली अगर बहुत बारीकी से देखा जाए तो बीजेपी की जो सरकार है वो अल्पमत में है और जो अगले इलेक्शन आने वाले हैं इस बार 5-5 बराबरी पे छूटा है। 5 सीट कांग्रेस, 5 सीट बीजेपी। हालांकि कांग्रेस 9 सीट लड़ी थी, बीजेपी 10 सीट लड़ी थी। कांग्रेस ने अपने सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए 1 सीट छोड़ दी थी। तो 9 में 5 कांग्रेस जीती, 10 में 5 बीजेपी जीती। अगर वैसे देखिए तो मामला टाई है, बिल्कुल बराबर में। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो लोगों का कहना है कि वहाँ पे गुस्सा है लोगों का बीजेपी सरकार से, उसके हिसाब से विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को हारना चाहिए। और अगर वो बीजेपी वहाँ नहीं हारती तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा इंडिया गठबंधन के लिए, ये बिल्कुल निश्चित है। अगर बीजेपी उसको जीत के वापस ले जाती है। महाराष्ट्र में आज की तारीख में तो सिर्फ जो मेरे हिसाब से जो अब जो चीज़ लोग देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि कितनी सीट आई। कोई कह रहा है 50 से कम आएगी महाराष्ट्र में, कोई अब मेजॉरिटी तो ये जो इंडिया गठबंधन है उसी की आएगी, लेकिन बीजेपी की सीटें कितनी कम होंगी और वो 50 पे रुकेगी, 40 पे रुकेगी, 30 पे रुकेगी, ये देखने वाली बात होगी। वहाँ पे बीजेपी या एनडीए हार रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है महाराष्ट्र में। फिर झारखंड में आए। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, उसको अपनी सरकार को डिफेंड करना है। हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं और हेमंत सोरेन कितना बड़ा फैक्टर होंगे, बीजेपी वहाँ क्या कर पाएगी, ये भी देखने वाला होगा। लेकिन जैसा लगता है कि हेमंत सोरेन को अपनी झारखंड को डिफेंड कर लेना चाहिए, वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा उलटफेर नहीं होना चाहिए। दिल्ली का फिर मुझे नहीं लगता है, दिल्ली में तो वही जो एक तरफा हवा चलती है विधानसभा इलेक्शन में, आम आदमी पार्टी के सामने कोई खड़ा हो पाएगा, फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता है। अब आ जाइए बिहार। मेरे हिसाब से इन सारे जो 6 राज्य के इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें बिहार डिसाइड कर देगा कि मोदी जी 5 साल की सरकार पूरी चला पाएंगे कि बिहार इलेक्शन के बाद मोदी जी की सरकार 5-6 महीने की रहेगी। अगर वहाँ पे मोदी जी
एनडीए गठबंधन बिहार में ठीक से हार जाता है तो उस इलेक्शन के बाद 6 महीना भी पूरा करना मोदी सरकार के लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर वहाँ एनडीए गठबंधन एक डिसाइसिव विक्ट्री कर लेता है तो फिर मोदी जी कम से कम अगले 2 साल के लिए चैन की सांस ले सकते हैं। 5 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए चैन की सांस ले सकते हैं। अब बिहार में बहुत से फैक्टर्स हैं। बिहार का फैक्टर मैं इसलिए बता दूं कि सबसे बड़ा भाई वहाँ पे एक फैक्टर है कि वहाँ 4-5 लोगों के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। आरजेडी में वो सारी राजनीति तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमती है। जनता दल यू में वो सारी राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। छोटी पार्टी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी है, वहाँ रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों की वहाँ एक समस्या है, दोनों पार्टी से समान समस्या है, नेशनल पार्टीज हैं, कि इनको क्षेत्रीय पार्टी का दामन पकड़ के रहना पड़ेगा। बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि उनके पास प्रदेश में ऐसा कौन नेता है जिसकी इतनी बड़ी ताकत और हैसियत हो कि वो अपने बूते पे जो भी उनको सीटें गठबंधन में मिले उसको जिता ले। वहाँ पहुँचना फिर अमित शाह को पड़ेगा, वहाँ पहुँचना फिर नरेंद्र मोदी को पड़ेगा, इन्हीं लोगों को पहुँच के वहाँ कैंपेन करना पड़ेगा। क्योंकि जो बीजेपी के वहाँ सबसे बड़े आइकॉन हैं वो सम्राट चौधरी हैं। शकुनी चौधरी जिनके पिताजी होते थे, समता पार्टी में थे, मेरे एक व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत दोस्त, लेकिन मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे, अच्छे आदमी थे। नीतीश के सामने नीतीश को चैलेंज करते रहते थे। सम्राट चौधरी अभी मुझे लगता नहीं है कि उस तरह का न कद है न उस तरह से वो बीजेपी को पकड़ पाए हैं। उससे वही हालत कांग्रेस की भी है। अब वहाँ पे एक नए प्लेयर आ गए हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर जी का कुल जमा 2-3 अचीवमेंट है। पहला उनका अचीवमेंट ये है कि मैं पुराना नहीं, मैं बिहार के रेफरेंस में बोल रहा हूँ। उनका पहला अचीवमेंट ये है कि वो लगातार बिना रुके बिना पानी पिए वो नीतीश को गाली देते आ रहे हैं 2 साल से। उनका ये एक अचीवमेंट बिहार के रेफरेंस में है। दूसरा उनका नॉन बिहार के उसमें देखें तो वो गांधी परिवार को गाली देते आ रहे हैं। तीसरा उनका अचीवमेंट मानिए या उनका एडवेंचरिज्म मानिए, इस 2024 के चुनाव में उन्होंने जितनी लंबी चौड़ी बातें कही थी कि बंगाली और बिहारी, वो सारी बातें बिल्कुल गलत प्रूफ हुई हैं। तो उनकी जो एक ये क्षमता मानी जाती थी, भाई बड़े भारी सफोलॉजिस्ट हैं, समझते हैं, प्रबंधन समझते हैं, वो जानते हैं कितनी सीटें क्या, वो तो मोदी जी को बता दिए थे 2014 में इतनी सीटें। वो सब मामला अब हवाबाजी हो गया है, कोई ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है। वो एक जन स्वराज यात्रा चला रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। अब उसको लेके मेरे कुछ दोस्त मित्र भी बहुत उत्साहित हैं कि भाई वो देखिए 2 साल से खाक छान रहा है और उसके पीछे लोग खड़े हैं, और वो जो अपनी मेंबरशिप शुरू करेंगे तो 1 करोड़ लोग से शुरू करेंगे, कोई आगे पीछे नहीं रहेगा। देखिए ये सब हम लोग खूब सुन चुके हैं, पन्ना प्रमुख और फलाना प्रमुख और ये प्रमुख। अगर पन्ना प्रमुख से और इनसे अगर कोई इलेक्शन जीत रहा होता तो बीजेपी कोई इलेक्शन नहीं हारेगी, ना आज ना कल ना परसों। लेकिन पीके के पास व्हाट इज ही हैज़ टू ऑफर, ये थोड़ा समझना होगा। दूसरा, उनके सामने एक नीतीश जी हैं, जो नीतीश जी का मैं इसलिए बता दूं कि नीतीश जी इस समय रिकॉर्ड बनाए हुए हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने वाले सबसे लंबे समय तक। नीतीश कुमार अब हो गए हैं। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है श्री कृष्ण सिन्हा जी का, जो 17 साल 51 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। नीतीश जी अब करीब 18 साल मुख्यमंत्री हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं कि लालू यादव जुलाई 1997 में अंतिम बार मुख्यमंत्री पद से हटे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बने। उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी जुलाई 1997 में चीफ मिनिस्टर बनी, और 2-3 टेन्योर में करके वो मार्च 2005 में उन्होंने वो पद छोड़ा था। तो अगर ये मान लिया जाए कि राबड़ी देवी बिल्कुल ठीक से लालू यादव जी के कहे अनुसार और उनके द्वारा ही लिए गए निर्णय को आगे बढ़ाती थीं, तब भी आज करीब 19 साल हो गया है लालू यादव या आरजेडी को सत्ता में आए हुए। बीच में आए थे, बीच में एक बार आए जब साथ लड़े थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही थे। तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी इनको नहीं मिली है पिछले 19 साल से। अब इसके सामने अगर आप देखिए कि कौन कौन खड़ा है। नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी
पिछले 18 साल से हैं। अब नीतीश कुमार अगर अब भी ये कहते हैं कि जंगल राज है और तो वो मुझे लगता है वो थोड़ी बेमानी वाली बात है। आप 20 साल से वहाँ, मतलब 2005 के बाद तो राबड़ी देवी भी नहीं, लालू यादव भी नहीं, आप 19-20 साल से वहाँ हैं। अब अगर आप पुराने जंगल राज की बात करते हैं तो आप में और मोदी जी में क्या फ़र्क है, जब वो नेहरू को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। और लोग तो मजाक भी करने लगे हैं कि अग्निवीर योजना के लिए भी नेहरू जिम्मेदार, उसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार, सारे करंट परेशानियों के लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं। मैं एक बात और आपको ये इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये थोड़े आंकड़े हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। मैं 2 आंकड़े अलग अलग बताऊँगा। पहला ये आंकड़ा है कि जो अभी इलेक्शन ख़त्म हुआ, जिसमें बीजेपी और जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी, इन सब लोगों ने, और हम जीतन राम मांझी की पार्टी, इन लोगों ने मिलके 30 सीटें जीती। 9 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती, 1 सीट इंडिपेंडेंट पप्पू यादव ने जीती। अब इसके बाद का इंटरेस्टिंग है, जो विधानसभा की जब मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद का इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बीजेपी इस 2024 के इलेक्शन के अनुसार, फिर से समझिएगा, मैं बहुत ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किस विधानसभा क्षेत्र में कौन किसकी लीड थी, हम लोग थोड़ा इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो 12 सीट जीत के आई है पार्लियामेंट की, वो किस एक वहाँ पे बिहार में एक पार्लियामेंट सीट के पीछे शायद 8 कंस्टिट्यूंसीज हैं, हाँ 8 हैं। तो बीजेपी किन किन कंस्टिट्यूंसी में आगे रही विधानसभा के हिसाब से, तो बीजेपी कुल 67, अभी 70। अच्छा, एक और चीज़ है, बीजेपी के सिटिंग विधायक कितने हैं? बीजेपी के सिटिंग विधायक 78 हैं, लेकिन वो आगे रह पाई केवल 67 विधानसभा क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ सबसे कमाल का परफॉर्मेंस जेडीयू के नीतीश कुमार ने दिया है। उनके पास विधायक तो 45 ही हैं, और वो आपको याद होगा कि उनके विधायक को भी किस तरह से विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान जी के लड़के चिरंजीव पासवान ने एक मुहिम बना रखी थी कि नीतीश के लोगों को हराना है, नीतीश के लोगों को हराना है, और उसके लिए उन्होंने पूरी मुहिम चलाई, और नीतीश का उससे नुकसान भी हुआ। तो नीतीश जी के विधायक 2019 के अनुसार तो केवल 20 के अनुसार, माफ़ कीजिएगा, 20 के अनुसार तो केवल 25 हैं। ही हैज़ ओनली 25 विधायक। लेकिन जब आज की तारीख में जो इलेक्शन हुआ और कहाँ कहाँ पे इनकी लीड थी, इनकी विधानसभा में अगर इसको ट्रांसलेट करते हैं तो 74 विधानसभा में ये आगे चल रहे थे। तो आज अगर इलेक्शन हो जाए तो, और जैसे यही वोटिंग पैटर्न रहे, सेम रिपीट हो, तो 74 जगह पे जेडीयू जीतेगी, 67 जगह पे बीजेपी जीतेगी। लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो भी 29 सीटों पे जीतेगी, और हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी वो 3 जगह जीतेगी। कुल 174 सीटें मिलने की उम्मीद है 243 में। आज अगर चुनाव हो जा रहा है, इस बिना पे कि लोग जो वोट लोकसभा में पड़े हैं वैसे ही वोट बिल्कुल जाके लोग हूबहू डाल देंगे। विधानसभा चुनाव को अगर सामने रख के हम लोकसभा चुनाव की बात करें परसेंटेज के टर्म्स में, तो आरजेडी की 79 सीट्स हैं, 79 विधायक हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में वो केवल 36 विधानसभा में आगे चले थे। उसी तरह से कांग्रेस के 19 विधायक हैं, वो केवल 12 कंस्टिट्यूंसीज में आगे चल पाए थे। इसी तरह से CPI-ML के 12 विधायक हैं, वो 12 कंस्टिट्यूंसीज में आगे चले थे। पिछली बार भी, इस बार भी उनके 12 सिटिंग विधायक हैं। CPI-M के 2 विधायक हैं, और इस बार 1 रह गए हैं, इस बार 1 ही जीते हैं लोकसभा। और CPI-M के 2 विधायक थे, कोई नहीं जीता था, VIP पार्टी मुकेश साहनी वाली। इस बार पिछले इलेक्शन में कुछ नहीं था, इस बार 1 सीट जीती है। तो ये जब इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी बता दें कि कुल अगर 2024 के इलेक्शन को विधानसभा के इलेक्शन में वोट माना जाए तो एनडीए की 174 सीटें आ रही हैं, और
इंडिया गठबंधन की 62 सीट्स, ये एज ऑन डेट है। अब इसमें क्या चेंज हो सकता है, क्या नहीं चेंज हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। मैं एक सिर्फ बात और कह के, इसलिए क्योंकि ये आज उसका संख्या का दिन नहीं है, इसलिए मैं उस पर बहुत डिटेल नहीं बात करूँगा। एक ध्यान रखिएगा कि इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में बीजेपी को 88,85,818 वोट मिले हैं और वो 2 नंबर की पार्टी रही है। वोट की दृष्टि से सीटें उसको 12 मिली हैं, लेकिन वोट की दृष्टि से आरजेडी को 95,88,365 95,88,365 वोट मिले हैं। और ये कंपैरिजन मैं सिर्फ इसलिए आपसे कर रहा हूं कि वोट की दृष्टि से बीजेपी से कहीं ज़्यादा आगे आरजेडी है। मैं एक और खुलासा आपके सामने कर दूं कि जो बीजेपी है उसका वोट परसेंटेज और उसकी टोटल सीट्स कैसे आ रही हैं, ये अगर हम 1999 से शुरू करें, क्योंकि उससे पहले 1998 में समता पार्टी थी, 1999 में जेडीयू आ गया था, शुरू करें तो बीजेपी की 23 सीटें आई थी 99 में और 23% वोट भी मिला था। जेडीयू की 18 आई थी। जो बेस्ट पीरियड है वो मतलब इंडिया गठबंधन के हिसाब से वो स्थिति उनकी 2009 में बनी थी। माफ़ कीजिएगा, वो स्थिति उनकी 2004 में बनी थी जब आरजेडी की 12 सीटें आई थी। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आरजेडी की भी 12 सीटें आ चुकी हैं और आरजेडी 1999 से अभी तक के चुनाव में 99, 4, 9, 14, 19, 24 6 चुनाव में या तो 1 नंबर की पार्टी रहा है या 2 नंबर की पार्टी रहा है। मतलब ओवरऑल वोट परसेंटेज के हिसाब से, नॉट इन टर्म्स ऑफ सीट्स वन, बट वोट परसेंटेज के हिसाब से या तो 1 नंबर की पार्टी या 2 नंबर की पार्टी रहा है। केवल जब पूरे चुनाव की जब मैं बात कर रहा हूँ, पूरे चुनाव की समीक्षा कर रहा हूँ, तो केवल एक बार 2019 में ये तीसरे नंबर की पार्टी हो गया था जब बीजेपी 1 नंबर और जेडीयू 2 नंबर पे हो गई थी। मैं एक दो छोटी और बात बता के आप लोगों को मतलब इसको समाप्त करेंगे। बिहार का इलेक्शन 2025 में है, उस पर क्या क्या वो है। जेडीयू को सब समाप्त करना चाहते हैं, सभी जेडीयू को गिरा के उसी के ऊपर अपनी अपनी बिल्डिंग बनाने के चक्कर में है। जेडीयू को गिराने में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि अगर वो जेडीयू को तोड़ लेती है, वो हो जाती है, तो उसकी सरकार केंद्र में भी सेफ हो जाती है। इसलिए उनकी बेकरारी थोड़ी ज़्यादा है। जेडीयू को समाप्त करने के लिए जनता दल यू के सामने एक बड़ी चुनौती आरजेडी है, लालू यादव वाली राष्ट्रीय जनता दल। कोई ऐसी बात होती है तो आरजेडी इनको समाप्त। फिर लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान के लड़के तो घूम के 2022 के इलेक्शन में, अगर आपको याद हो, 2019 के घूम के इनको हराने का काम किया था कि कैसे हारें। भारतीय जनता पार्टी जो मतलब मैं उसको भी इसलिए रख रहा हूँ कि उसको भी जेडीयू को हराने में उसको पता है कि अगर जेडीयू हार जाएगी तो नंबर ऑफ सीट्स इनकी बढ़ जाएंगे। और एक और व्यक्ति है जो जेडीयू को समाप्त करना चाहता है, उसका नाम है प्रशांत किशोर। वो किसी भी हालत में जेडीयू को समाप्त करके उस स्पेस को खुद एज एन ऑल्टरनेटिव लीडर भरने के चक्कर में है। मैं एक चीज़ और मूल प्रश्न है कि पीके का बिहार इलेक्शन में क्या रोल होगा। वो कहते हैं कि मैं हर जगह ऐसे मैंने कर लिया है, सब जगह मेरे कार्यकर्ता हो गए हैं और मेरे कार्यकर्ता ही मतलब कैंडिडेट्स का चुनाव करेंगे इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो अभी की ग्राउंड रियलिटी है उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पीके बोल ज़्यादा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे वो कितना आएंगे ये इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। क्योंकि इलेक्शन से पहले इस पर जनरल वर्डिक्ट दे देना ठीक नहीं है कि नहीं वो तो बहुत सीटें जीत के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि परीक्षा जो है वो एनडीए और इंडिया गठबंधन की है। इनको मतलब ठीक ठाक वोट मिलते हैं दोनों पार्टीज़ को, और उसके बाद इन लोगों में गुत्थम गुत्था है कि कौन
आगे जाएगा। एक चीज़ देखना यह है कि पीके का रोल क्या होगा उस नए बिहार में, नीतीश कुमार जी का रोल क्या होगा उस नए बिहार में, जनता दल का जो नीतीश कुमार वाला जनता दल अब बचा है वो क्या रह जाएगा, कितना डिसमेंट होगा, बचेगा नहीं बचेगा। और तेजस्वी यादव का भी इस समय एक तरह से अग्नि परीक्षा है, क्योंकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व की क्षमता, और जब नेतृत्व की क्षमता कह रहे हैं तो टिकट कैसे बांटा जाएगा, रिसोर्स कैसे एलोकेट होंगे, क्योंकि 2024 में ऐसा जनरल माना जा रहा है, मैं भी मानता हूँ कि टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो बहुत साफ सुथरा नहीं हुआ, नहीं तो कुछ सीटें इंडिया गठबंधन की और आ सकती थी। फिलहाल ये बिल्कुल तय है कि 2025 के इलेक्शन के विधानसभा इलेक्शन बिहार में हो जाने के बाद अगर सीटें कम आती हैं तो जैसा सब ज्ञानियों का मान है, मेरा भी ये अनुमान है, तब बीजेपी के लिए रास्ता करीब करीब कांटों भरा नहीं, करीब करीब चलना ही हो जाएगा। बीजेपी को कुछ ना कुछ ड्रास्टिक करना होगा उसके बाद। और अगर ये जीत जाती है ठीक से बीजेपी अरे जेडीयू ठीक से जीत जाता है तो फिर वहाँ बहुत कुछ करने को नहीं रहेगा। हाँ, नीतीश कुमार के बारे में हर एक आदमी अपनी अपनी अटकलें लगा रहा है। वो इतने अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं कि वो इलेक्शन आते आते क्या वापस चले जाएंगे या वापस चले जाएंगे फिर आ जाएंगे फिर चले जाएंगे, वो इतनी जल्दी जल्दी आगे आना जाना करते हैं। तो क्या इलेक्शन जो विधानसभा का होगा तब तक क्या नीतीश कुमार जी हम लोगों को इंडिया गठबंधन में खड़े दिखाई देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।